Epidemiology Function 10 to improve disease diagnosis, therapy, and prognosis via research. So, the 10th use of epidemiology is to do research, right? और रिसर्च आप क्यों करते हैं? इम्प्रूव करने के लिए, किसी भी कंडीशन या डिजीज की डायग्नोसिस को इम्प्रूव करने के लिए, थेरेप्यूटिक मेजर्स को इम्प्रूव करने के लिए, या फिर डिजीज प्रोग्नोसिस को इम्प्रूव करने के लिए. इन द लास्ट लेक्चर वी टॉक्ड अबाउट डिजीज स्क्रीनिंग, मीनिंग कि स्क्रीनिंग टेस्ट को या कंफर्मेटरी डायग्नोस्टिक टेस्ट को, प्रोसीजर्स को, एग्जामिनेशंस को via research किस तरह इम्प्रूव किया जा सकता है ताकि अर्ली डायग्नोसिस हो और फॉलोड बाय प्रॉम्प्ट ट्रीटमेंट. नाउ टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस कि आप थेरेपी को या थेरेप्यूटिक मेजर्स को किस तरह इम्प्रूव कर सकते हैं via research. So today we are going to talk about survey methodology कि किस तरह आप डेटा कलेक्ट करते हैं और उस डेटा को फिर एनालाइज करते हैं ताकि आप थेरेप्यूटिक मेजर्स को इम्प्रूव कर सकें पेशेंट क्योर के लिए. सो सर्वे क्या होता है? डेटा कलेक्ट करने के लिए एक प्रोसीजर को फॉलो किया जाता है क्योंकि हैपहैज़र्ड आप कहीं से जाके इंफॉर्मेशन नहीं कलेक्ट कर सकते. सो साइंटिफिकली अ सर्वे इज डिफाइंड एज a periodic method of assessing a wider situation by obtaining information from a selected representative subgroup. मीनिंग दैट एक आपकी टारगेट पॉपुलेशन है जिसमें से आपने डेटा कलेक्ट करना है रिगार्डिंग के पॉजिटिव फैक्टर क्या था उस डिजीज का, कौन से फैक्टर्स इन्वॉल्व थे, एजेंट, होस्ट, एनवायरनमेंट का इंटरैक्शन, यानी नेचुरल हिस्ट्री ऑफ डिजीज को स्टडी करने के लिए, या फिर आपने कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप देखनी है कि अगर दो वेरिएबल्स हैं, एक पॉजिटिव फैक्टर है और उसकी वजह से अगर कोई प्रेडिक्टेबल आउटकम होता है तो फिर उन दोनों की आपस में क्या एसोसिएशन या रिलेशनशिप है. यानी जब आप एपिडेमियोलॉजिकली डिजीज को स्टडी कर रहे होते हैं, उसके एजेंट, होस्ट, एनवायरमेंटल फैक्टर्स, इंटरैक्शंस एंड कॉज इफेक्टिव रिलेशनशिप बिटवीन टू और सेवरल वेरिएबल्स, तो इसका मतलब ये है कि ये आप डिजीज को डिस्क्राइब कर रहे होते हैं. सो दिस इज द डिस्क्रिप्टिव स्टडी डिजाइन. सो चाहे आप डिस्क्रिप्टिव डिजाइन को यूज करें या फिर आप दूसरी एपिडेमियोलॉजिकल स्टडीज को यूज करें, जैसे ऑब्जर्वेशनल डिजाइन्स होते हैं जो हम आगे जाके पढ़ेंगे कि रिसर्च टाइप्स कितनी होती हैं, उन सब के लिए यू हैव टू कलेक्ट इंफॉर्मेशन. अब ये जो इंफॉर्मेशन है ये पूरी पॉपुलेशन से, यानी जिस पॉपुलेशन में आप वो रिसर्च करना चाहते हैं उससे लेना डिफिकल्ट होता है. So from that target population you draw a sample, meaning ये एक सब ग्रुप है या सबसेट है उस पॉपुलेशन का जिससे आप डेटा कलेक्ट करते हैं और उस इंफॉर्मेशन को एनालाइज करने के बाद, इंटरप्रेट करने के बाद यू ड्रॉ सर्टेन कंक्लूजन्स या इन्फ्रेंसेस, और फिर ये इन्फ्रेंसेस आप अप्लाई करते हैं या प्रोजेक्ट करते हैं या जनरलाइज करते हैं ओवर द होल पॉपुलेशन. सो सर्वे इज ऑलवेज पीरियोडिक या एपिसोडिक, ये कंटिन्यूअस मेथड नहीं होता. आप एक लार्जर पिक्चर को देखना चाह रहे हैं by obtaining data कहाँ से, from a subgroup of that population which must be representative, that is that subgroup must be representative of the population from which it is drawn. So terms क्या होती हैं इसमें? target population is the entire group of people of interest from whom the researcher needs to obtain information. एलिमेंट सैम्पलिंग यूनिट, वन यूनिट फ्रॉम दैट पॉपुलेशन, जैसे अगर
इंडिविजुअल्स की पॉपुलेशन में से आपने डेटा कलेक्ट करना है तो एक सिंगल यूनिट या एलिमेंट एक इंडिविजुअल होगा। जो एलिमेंट हो सकता है वो इनएनिमेट ऑब्जेक्ट भी हो सकते हैं। सी फॉर एग्जांपल अगर आपकी टारगेट पॉपुलेशन जो है नॉन लिविंग थिंग्स की है, से फॉर एग्जांपल आपने कोई डेटा कलेक्ट करना है रिगार्डिंग द मेक ऑफ कार्स, स्पेसिफिक मेक से होंडा की कार्स हैं, उनमें आपने रिसर्च करनी है कि उनका ब्रेकिंग सिस्टम किस तरह का है, तो वन होंडा कार जो है दैट इज गोइंग टू बी योर एलिमेंट और द यूनिट। सो जो एलिमेंट और यूनिट है या जो पॉपुलेशन है वो लिविंग थिंग्स की भी हो सकती है और नॉन लिविंग थिंग्स की भी हो सकती है। सैम्पलिंग टेक्निक, द मेथड ऑफ सिलेक्शन ऑफ ए सबसेट ऑफ द पॉपुलेशन, यानी जो आपका सैंपल है उसको आप किस तरह ड्रॉ करेंगे या सिलेक्ट करेंगे फ्रॉम दैट पॉपुलेशन। सैम्पलिंग फ्रेम, it is the complete listing of population from which the sample is drawn, यानी जो आपकी टोटल पॉपुलेशन है क्या आप उन्हें इन लिस्ट या इन्यूमरेट कर सकते हैं फ्रॉम ए टू जी, और ताकि वो कंप्लीट लिस्टिंग में से आप अपना सैंपल ड्रॉ कर सकें। सैंपल साइज, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स और यूनिट्स इन द सैंपल, यानी कितने इंडिविजुअल्स हैं, लोग हैं, कार्स हैं या ट्रीज हैं या कितने एनिमल्स हैं जिनमें से आप ये जिनके ऊपर आप ये डेटा कलेक्ट करेंगे और फिर डेटा को यूटिलाइज करेंगे, उसके इन्फ्रेंसेस जो है वो ड्रॉ करें, प्रोजेक्ट करेंगे ओवर द होल पॉपुलेशन। सेंसस इज अ पोलिंग ऑफ द एंटायर पॉपुलेशन, जब पूरी पॉपुलेशन से आप डेटा कलेक्ट करते हैं रिगार्डिंग देयर डेमोग्राफिक प्रोफाइल क्या है, उनके सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस क्या है, फाइनेंशियल उनकी कंडीशंस क्या हैं, तो उसे सेंसस कहते हैं, जो हर कंट्री में यूजुअली आफ्टर अ डेकेड किया जाता है। एवरी 10 years के बाद एक सेंसस होता है जिसमें पोलिंग होती है ऑफ द एंटायर पॉपुलेशन, जिसमें वो सारी एंटायर पॉपुलेशन के जो फीचर्स हैं उनके रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जाती है। सर्वे, अ पीरियोडिक पोलिंग ऑफ द सैंपल, सर्वे हमेशा पीरियोडिक होता है, एपिसोडिक होता है और सैंपल के ऊपर किया जाता है। जबकि सर्वेलेंस क्या है, इट इज द कंटिन्यूअस स्क्रूटिनी ऑफ फैक्टर्स दैट डिटरमिन द अकरेंस एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ए कंडीशन और ए डिजीज, यानी सर्वेलेंस जो है वो कंटिन्यूअस स्क्रूटिनी है of all the factors जो डिटरमिन करती है कि डिजीज जो है वो कितनी है और उसकी डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, यानी टू कीप एन आई ऑन समथिंग। जैसे कि एक सर्वेलेंस कैमरास होते हैं, वो कंटिन्यूअसली मॉनिटर कर रहे होते हैं किसी प्रेमिसेस को, देखने के लिए कि वो प्रेमिसेस में कोई अनड्यू चीज तो नहीं आ जाती, ताकि उसको रेक्टिफाई कर सकें। सर्वेलेंस का जहाँ पे भी वर्ड आएगा इसका मतलब है कि टू कीप एन आई ऑन समथिंग, ताकि वो डिजीज या वो कंडीशन या वो सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल ना हो जाए, उसको विद इन कंट्रोल में रखने के लिए सर्वेलेंस मेथड्स यूज किए जाते हैं। सो सैम्पलिंग, सैम्पलिंग का मतलब है सिलेक्शन ऑफ स्टडी यूनिट्स और एलिमेंट्स फ्रॉम अ डिफाइंड स्टडी पॉपुलेशन, राइट। जो आपकी टारगेट डिफाइंड पॉपुलेशन है जिसमें से आपने इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है, उसमें से आप कुछ स्टडी यूनिट्स को सिलेक्ट करते हैं एंड दिस कॉन्स्टिट्यूट्स योर सैंपल। So, a sample is called representative when it has all the characteristics of the population from which it is drawn, meaning that कि अगर आप अपर पिक्चर को देखें तो आप देखें कि एक पॉपुलेशन है जिसमें 6 रेड फिश हैं और 3 ब्लू फिश हैं। जब इसमें से सैंपल नेटिंग की गई, यानी जो सैंपल ड्रॉ किया गया, उसमें जो रिप्रेजेंटेशन है वो वही है जो पॉपुलेशन में मौजूद है। दैट इज अगर 6 रेड फिश थी तो उनमें से 2 रेड फिश आपके सैंपल में भी हैं और 3 ब्लू फिश थी तो उनमें से 1 ब्लू फिश आपके सैंपल में है।
इट मीन्स कि ये रिप्रेजेंट कर रहा है टोटल पॉपुलेशन को। जबकि लोअर पिक्चर में आप ये देखें, जो सैंपल है इट कंसिस्ट ऑफ 3 रेड फिश, मीनिंग दैट ये जो ब्लू फिश हैं वो ओमिट हो गई हैं सैंपल में से, यानी जो आपका सैंपल है वो रिप्रेजेंटेटिव नहीं है ऑफ द इंटायर पॉपुलेशन, यानी उसमें वो सारे कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं मौजूद हैं जो टोटल पूरी पॉपुलेशन में मौजूद थे। सो सैंपल का मतलब ये है कि सैंपल के कैरेक्टरिस्टिक्स वही हो जो टोटल पॉपुलेशन के कैरेक्टरिस्टिक्स हों जिसमें से सैंपल को ड्रॉ किया गया है। Procedure of drawing a sample. Step 1, define the target population. Step 2, identify the sampling frame. Sampling frame क्या होता है? Complete listing of all the individuals in the sample, meaning that जो आपकी पूरी population है आप उसको enumerate कर सकते हैं from 1 to infinite number जितना वो sample है। से अगर आपकी population 1000 लोगों की है तो आप उसको इनलिस्ट कर सकें फ्रॉम 1 to 1000। स्टेप 3, सेलेक्ट अ सैम्पलिंग टेक्निक। अब इस पॉपुलेशन में से आपने सैंपल ड्रॉ करना है, निकालना है, विच इज नॉट अ हैपहैज़र्ड प्रोसेस। अगेन आपको कोई एक टेक्निक, एक साइंटिफिक मेथड यूज करना होता है उस सैंपल को ड्रॉ करने के लिए। स्टेप 4, डिटरमिन द सैंपल साइज। प्री डिटरमिन करें कि आपको इस पॉपुलेशन में से कितने लोग चाहिए जिनके ऊपर आप डेटा कलेक्ट करें। सैंपल साइज से 1000 की पॉपुलेशन में 5% भी हो सकता है, 10% भी हो सकता है। आगे सैंपल साइज किस तरह डिटरमिन करते हैं ये हम जाके स्टडी करेंगे। स्टेप 5, सेलेक्ट द सैंपल यूनिट। सैंपल यूनिट्स और सैम्पलिंग ये सैंपल एलिमेंट्स वही चीजें जो एक इंडिविजुअल या एक नॉन लिविंग थिंग जो आपकी टारगेट पॉपुलेशन को डिफाइन करती है, दैट इज द सैंपल यूनिट। स्टेप 6, कलेक्ट द डेटा फ्रॉम द डिजाइन एलिमेंट्स, यानी जितने भी स्टडी यूनिट्स हैं आपकी सैंपल में उनमें से आप डेटा फिर कलेक्ट करें, फॉलोड बाय data analysis, interpretation, and then extrapolation of the findings on the whole target population. So, representativeness का मतलब है कि जो आपने सैंपल ड्रॉ किया है उसमें सारे कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए जो उस पॉपुलेशन में, और रिप्रेजेंटेटिवनेस डिपेंड करती है सैंपल साइज के ऊपर और सैम्पलिंग टेक्निक। सैंपल साइज मीनिंग कि जितने ज्यादा लोग आपके सैंपल में होंगे, जितना लार्ज आपका सैंपल साइज होगा, उतना ज्यादा वो रिप्रेजेंट करेगा पॉपुलेशन को, उसमें ज्यादा चांसेस हैं कि कैरेक्टरिस्टिक्स जो पॉपुलेशन में है वो सैंपल में भी डिपिक्ट हो रहे हैं। उसी तरह सैम्पलिंग टेक्निक, आपने सैम्पलिंग किस मेथड से सैंपल को ड्रॉ किया है पॉपुलेशन में, ये डिटरमिन करता है कि आपका सैंपल रिप्रेजेंटेटिव है या नहीं। So how to draw a sample? सबसे पहले आपकी स्टडी पॉपुलेशन क्या है, यानी टारगेट पॉपुलेशन को डिफाइन करें, डिटरमिन करें कि आपका सैंपल साइज कितना होगा, कितने लोग इंडिविजुअल्स या नॉन लिविंग थिंग्स होंगे जो आपके सैंपल में आएंगी। हाउ टू सेलेक्ट, दैट इज द सैम्पलिंग टेक्निक। अब सेलेक्ट कैसे करना है इस सैंपल को। सैम्पलिंग टाइप्स दो तरह की होती हैं, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग एंड नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, when everyone in the study population has an equal chance of being included in the sample, यानी आपकी टोटल टारगेट जो पॉपुलेशन है जिसमें से आपने सैंपल ड्रॉ करना है, उनमें से हर इंडिविजुअल को इक्वल चांस मिले कि वो आपके सैंपल में आ सकता हो। So this is the probability sampling, again a viva question. Probability sampling technique 5 तरह की होती है, simple random sampling, stratified sampling, systematic sampling, cluster sampling and multi-stage sampling.
नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग क्या होती है? व्हेन एवरीवन इन द स्टडी पॉपुलेशन डज नॉट हैव एन इक्वल चांस ऑफ बीइंग सिलेक्टेड इन द सैंपल, दैट इज योर सैम्पलिंग इज बायस्ड। आपने कुछ लोगों को चांस दिया कि वो आपके सैंपल में आ जाएं और कुछ लोगों को अवॉइड किया कि वो सैंपल में नहीं आए। सो दिस इज नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक। नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग चार तरह की होती है: कन्वीनियंस सैम्पलिंग, कोटा सैम्पलिंग, स्नोबॉल सैम्पलिंग एंड जजमेंटल सैम्पलिंग। So coming back to probability sampling techniques, the first one is the simple random sampling. This can be done in two ways. एक lottery method है और by using the table of random numbers. This is the computerized version. लॉटरी मेथड में क्या होता है? सिंपली जो आपकी पूरी टोटल पॉपुलेशन है उसको आप इन्यूमरेट करते हैं, एक नंबर दे देते हैं फ्रॉम 1 to Z जितनी भी टोटल पॉपुलेशन है। से फॉर एग्जांपल 1000 की पॉपुलेशन है तो 1 to 1000 आप उसे इन्यूमरेट कर लेंगे, उसकी लिस्टिंग मौजूद होगी। दिस इज योर सैम्पलिंग फ्रेम। अब सारे इंडिविजुअल्स को नंबर्स देने के बाद आप वो नंबर्स चिट्स के ऊपर, पेपर चिट्स के ऊपर लिखेंगे, उनको एक ही तरह से फोल्ड करके कंटेनर बॉक्स या हैट में डालेंगे और जिस तरह लॉटरी निकालते हैं उसी तरह रैंडमली चिट्स पिक करेंगे। अगर से फॉर एग्जांपल आपने इस 1000 की पॉपुलेशन में से 100 का सैंपल लेना था तो जो भी चिट्स आपके निकलेंगी तो जो इंडिविजुअल्स जिनको जो नंबर असाइन होगा उस नंबर की जो चिट्स निकलेंगी वो आपका सैंपल होगा। उन लोगों से आप डेटा कलेक्ट करेंगे, उन 100 इंडिविजुअल्स से, राइट। उसी तरह टेबल ऑफ रैंडम नंबर्स क्या होता है? कंप्यूटर जनरेटेड एक लिस्ट होती है जिसमें रैंडमली नंबर्स होते हैं। तो जो रिसर्चर है वो प्री डिटर्मिन पहले से कर लेता है कि उसने से फॉर एग्जांपल एक रैंडम नंबर चूज करने के बाद वर्टिकली डाउनवर्ड्स जाना है, वर्टिकली अपवर्ड्स जाना है, हॉरिजॉन्टली राइट की तरफ मूव करना है या लेफ्ट की तरफ मूव करना है। अगर एक नंबर 5 डिजिट्स है तो उसके आखिरी 2 डिजिट्स उसने लेने हैं या फर्स्ट 2 डिजिट्स लेने हैं या मिडिल 2 डिजिट्स लेने हैं। नाउ उसके बाद कोई भी आप रैंडमली जो है कोई पेन पेंसिल या कोई चीज जो है से आफ्टर क्लोजिंग योर आईज आप वो ड्रॉप कर देते हैं। जिस नंबर के ऊपर आता है उसके से आपने पहले से सोच लिया है कि लास्ट 2 डिजिट्स जो हैं आपके वो सैंपल के वो आपका फर्स्ट सैंपल होगा। सो से फॉर एग्जांपल अगर आपकी पेपर आपके पेंसिल पॉइंट करती है 71146 के ऊपर, सो 46 जो है लास्ट 2 डिजिट्स जो है वो पहला नंबर होगा जो आपके सैंपल में आएगा। फिर आपने ये पहले से डिटरमिन कर लिया था कि वर्टिकली डाउनवर्ड्स आप जाएंगे तो उसके बाद जो नेक्स्ट नंबर आपके सैंपल में आएगा वो 05 होगा यानी 5 नंबर। उसके बाद 61, 88, 67, 33, ठीक है। एंड देन यू आर गोइंग टू मूव ऑन द नेक्स्ट कॉलम ऑफ नंबर्स जब तक कि आपका 100 का नंबर पूरा नहीं हो जाता। एट द एंड ऑफ द लिस्टिंग आएंगे तो आप जो पहला आप 5 डिजिट फिगर है उसके ऊपर आप दोबारा आ जाएंगे और उसके लास्ट 2 डिजिट्स लेते जाएंगे until the whole sample of 100 is procured, right? Stratified sampling technique भी probability sampling technique है जिसमें आप सबको almost equal chance देते हैं to be included in the sample। इसमें आप जो टोटल टारगेट पॉपुलेशन है उसको डिफरेंट स्ट्राटा में डिवाइड कर देते हैं ताकि आपके सैंपल में सब लोगों की रिप्रेजेंटेशन हो। से फॉर एग्जांपल आपका कोई ऐसा रिसर्च क्वेश्चन है जिसमें रेस इफेक्ट करती है उसके आउटकम को,
तो फिर जो इंटायर पॉपुलेशन है उसको से फॉर एग्जांपल आपने 3 स्ट्राटा में डिवाइड किया, कॉकेशियंस, अफ्रीकन अमेरिकन, हिस्पैनिक अमेरिकन इन द अबव एग्जांपल। तो ये 3 स्ट्राटा हैं जिनके अंदर फिर आप सैंपल ड्रॉ करेंगे, या तो सिंपल रैंडम सैम्पलिंग से या अगेन स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग से। यानी से फॉर एग्जांपल विद इन ईच स्ट्रैटम आप फर्दर इसको डिवाइड कर देते हैं मेल्स एंड फीमेल्स में, राइट। तो विद इन द स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग यू आर अगेन ड्रॉइंग द सैंपल विद स्ट्रैटिफिकेशन, दैट इज मेल्स एंड फीमेल्स में आपने डिवाइड किया। से फॉर एग्जाम्पल ये जो टोटल पॉपुलेशन थी उसमें आपने 60 का सैंपल उठाना है। तो जो फर्स्ट स्ट्रैटम है कॉकेशियंस, उसमें से आपने 20 इंडिविजुअल्स को सिलेक्ट करना है, अफ्रीकन अमेरिकन में से 20 इंडिविजुअल्स को सिलेक्ट करना है, हिस्पैनिक अमेरिकन में से 20 इंडिविजुअल्स। नाउ विद इन ईच स्ट्रैटम आप फिर उसको फर्दर मेल्स एंड फीमेल्स में डिवाइड करेंगे, और से अगर आपने इक्वल प्रोपोर्शन सैंपल कलेक्ट करना है तो फिर आप विद इन ईच स्ट्रैटम ऑफ द रेस आप 10 मेल्स और 10 फीमेल्स को सिलेक्ट करेंगे ताकि 20 का सैंपल पूरा हो जाए, राइट। दिस इज द इक्वल प्रोपोर्शन सैम्पलिंग। बाज़ दफा ये भी होता है आपने जो टारगेट पॉपुलेशन में जो प्रोपोर्शन होती है उसको सैंपल में रिप्रेजेंट करना होता है। से अगर एक पॉपुलेशन के अंदर जो मेल फीमेल रेशो है वो 4:6 है, तो इसका ये मतलब है कि आप 4 मेल्स लेंगे और 6 फीमेल्स लेंगे। उसी तरह अगर आपका 20 का सैंपल उठाना है तो 12 आप फीमेल्स लेंगे और 8 मेल्स लेंगे ताकि आपका 20 का सैंपल पूरा हो जाए। और इसी तरह आप हर स्ट्रैटम के अंदर सैंपल उठाएंगे। इट्स द डिस्क्रेशन ऑफ द रिसर्चर कि वो इक्वल प्रोपोर्शन सैंपल लेता है या प्रोपोर्शनेट सैम्पलिंग को यूज करता है। इसी तरह स्ट्रैटा जो होते हैं वो सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस के बेसिस के ऊपर भी हो सकते हैं, जैसे अपर क्लास, मिडिल क्लास, लोअर क्लास, एजुकेशनल लेवल के ऊपर भी हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल इलिटरेट और लिटरेट, या फिर प्राइमरी एजुकेशन, सेकेंडरी एजुकेशन, टर्शियरी एजुकेशन, राइट। सो डिफरेंट स्ट्राटा में डिवाइड करने के बाद देन उसमें से आप सैंपल रैंडमली भी ड्रॉ कर सकते हैं और उस विद इन दैट स्ट्रैटम आप स्ट्रैटिफाइड सैंपलिंग भी कर सकते हैं फर्दर, या फिर सिस्टमैटिक सैंपलिंग भी कर सकते हैं। सो what is systematic sampling? Again, it is a probability sampling method. It follows the sampling interval. That is, all units in the sampling frame are numbered from 1 to n, right? So choose a random starting place from 1 to n and then sample every k units after that. Meaning that इस एग्जाम्पल में आप देखें कि अगर आपके जो टोटल पॉपुलेशन थी वो 100 इंडिविजुअल्स में से थी, आपने 1 से लेके जो 10 इंडिविजुअल्स हैं उनको नंबर कर लिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और लॉटरी मेथड से एक नंबर उसमें से ड्रॉ किया, से नंबर 3 आपका आ जाता है। तो वो इंडिविजुअल जिसको नंबर 3 असाइन हुआ है वो आपका पहला सैम्पलिंग यूनिट होगा, और उसके बाद एवरी थर्ड इंडिविजुअल वुड बी इन योर सैंपल। से अगर आपका सैंपल साइज आपका 6 है तो आप इस तरह 6 इंडिविजुअल्स को ड्रॉ करेंगे। अगर सैंपल साइज आपका 3 है तो 3 इंडिविजुअल्स को ड्रॉ करेंगे। इट डिपेंड्स। सैम्पलिंग इंटरवल क्या होता है? जो आपने सैंपल साइज सेलेक्ट किया होता है उसको आप डिवाइड करते हैं अपनी टोटल पॉपुलेशन में से फॉर एग्जांपल आप एक प्राइमरी स्कूल में जाते हैं, वहां से आपको डेटा कलेक्ट करना है स्कूल चिल्ड्रन में।
जो टोटल स्कूल चिल्ड्रन है उस स्कूल में वो उनका नंबर है 1200 और आपका सैंपल है 100। आपने बच्चों को सिलेक्ट करना है तो आपका सैम्पलिंग इंटरवल क्या हुआ 100 डिवाइडेड बाय 1200, तो फ्रैक्शन आपका क्या आ गया 1/12, मीनिंग दैट कि आप सब बच्चों को एक एक नंबर 1 2 3 4 असाइन करने के बाद जो पहला आपका जो सैंपल होगा उसको आप रैंडमली ड्रॉ करेंगे। से फॉर एग्जांपल आपका जो नंबर आता है वो आ जाता है 6 नंबर, तो जो 6 नंबर है वो पहला आपका सैम्पलिंग यूनिट होगा और उसके बाद एवरी 12 मेंबर जो है 12 के इंटरवल से आप सेलेक्ट करते जाएंगे। अगर आपका पूरी पॉपुलेशन खत्म हो जाती है 1200 तक, देन यू स्टार्ट फ्रॉम नंबर 1, राइट। तो 12th आप एवरी 12th इंडिविजुअल आप सेलेक्ट करेंगे unless the until the sample of 100 is complete. So this is systematic sampling. क्लस्टर सैम्पलिंग क्या होती है? क्लस्टर मीन्स कलेक्शन, यानी कि वो स्टडी यूनिट्स या वो सैम्पलिंग यूनिट्स जो एक जगह के ऊपर फिजिकली मौजूद हो ताकि आपका डेटा कलेक्ट करने में आसानी हो। सी फॉर एग्जांपल अ विलेज कैन बी अ क्लस्टर जहाँ पे बहुत सारे इंडिविजुअल्स एक जगह के ऊपर रहते हैं। एक स्कूल एक क्लस्टर हो सकता है जहाँ पे बच्चे फिजिकली एक जगह मौजूद हो सकते हैं होते हैं। एक यूनिवर्सिटी एक क्लस्टर हो सकता है, एक सिटी एक क्लस्टर हो सकता है। सो क्लस्टर सैम्पलिंग का मतलब ये है कि आप पहले क्लस्टर्स को सैंपल करें और विद इन दैट क्लस्टर फिर आप जो स्टडी यूनिट्स हैं उनको सैंपल करें। सिंपल रैंडम सैम्पलिंग के जरिए, स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग के जरिए या सिस्टमैटिक सैम्पलिंग के जरिए। से फॉर एग्जांपल अगर आपका स्टडी क्वेश्चन है कि आप मेडिकल स्टूडेंट्स में स्लीपिंग पैटर्न्स को देखना चाहते हैं कि किस तरह के उनके स्लीपिंग हैबिट्स हैं, तो फिर से इन अ सिटी ऑफ लाहौर, तो जितने भी मेडिकल कॉलेजेस हैं इन द सिटी ऑफ लाहौर वो आपके क्लस्टर्स हैं। से हर एक को आप एक नंबर दे देंगे, चाहे वो पब्लिक सेक्टर के हैं प्राइवेट सेक्टर के हैं, कि वो एक क्लस्टर है जहाँ पे मेडिकल स्टूडेंट्स फिजिकली टुगेदर मौजूद होते हैं। और वहाँ पे अगर हमने जाना है जाके डेटा हम कलेक्ट करते हैं तो वो हमारे लिए लॉजिस्टिकली पॉसिबल होगा, फीजिबल होगा डेटा कलेक्शन। सो सारे मेडिकल कॉलेजेस को आपने नंबर कर दिया कि से 24 या 25 मेडिकल कॉलेजेस हैं पूरे लाहौर के अंदर, और उसके बाद फिर आप क्लस्टर्स की स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग कर सकते हैं। से उनको आप डिवाइड करते हैं पब्लिक सेक्टर कॉलेजेस एंड प्राइवेट सेक्टर कॉलेजेस, राइट। एंड उसके बाद आपने उसको रैंडम सैम्पलिंग से आपने 2 पब्लिक सेक्टर के कॉलेजेस ले लिए, 2 प्राइवेट सेक्टर के कॉलेजेस ले लिए, और विद इन दोज कॉलेजेस आप जाते हैं और फिर अगेन वहां पे जाके स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग करते हैं फ्रॉम ईयर टू ईयर 5। आप ईयर 1 ईयर 2 ईयर 3 ईयर 4 ईयर 5 को स्ट्राटा में डिवाइड करते हैं, और विद इन ईच स्ट्राटम देन आप से फॉर एग्जांपल आपका से सैंपल साइज 200 मेडिकल स्टूडेंट्स का था। इसका मतलब है कि पहले आपने 4 क्लस्टर्स सिलेक्ट किए, मीनिंग दैट कि 50 स्टूडेंट्स आपने हर मेडिकल कॉलेज से लेना है, और फिर विद इन ईच मेडिकल कॉलेज हर ईयर से आपने ईयर 1 में 10 लोग बच्चों से मेडिकल स्टूडेंट से डेटा लेना है, ईयर 2 में 10 मेडिकल स्टूडेंट से लेना है, सो ऑन एंड सो फॉर्थ, ताकि हर मेडिकल कॉलेज में 50 स्टूडेंट्स का सैंपल कंप्लीट हो। सो स्टार्टिंग विद द क्लस्टर सैम्पलिंग, आप उसके अंदर मिक्स कर रहे हैं उसे स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग के साथ। एक क्लस्टर्स को आइडेंटिफाई किया, फिर
स्ट्रैटिफिकेशन की इनटू पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर, उसके बाद दोबारा स्ट्रैटिफिकेशन की विद इन द मेडिकल कॉलेज इनटू ईयर्स, ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3 एंड ईयर 4, और हर ईयर में आके अगेन से आप उसको दोबारा जो है स्ट्रैटिफाई कर सकते हैं, फीमेल स्टूडेंट्स एंड मेल स्टूडेंट्स, और फिर विद इन ईच स्ट्रैटम जो है आप इक्वल प्रोपोर्शन सैम्पलिंग भी कर सकते हैं, से 5 फीमेल स्टूडेंट्स 5 मेल स्टूडेंट्स, या आप प्रोपोर्शनल सैम्पलिंग भी कर सकते हैं जो इनफैक्ट पॉपुलेशन में है। से फॉर एग्जांपल इन पाकिस्तान 4 to 6 रेशो अगर मेल्स और फीमेल्स का है, तो फिर आप 6 फीमेल स्टूडेंट्स लेंगे एंड 4 मेल स्टूडेंट्स लेंगे। सो इट्स अप टू, so within one sampling method another sampling method could be incorporated. मल्टी स्टेज सैम्पलिंग क्या होती है? मल्टी स्टेज सैम्पलिंग का मतलब है आप स्टेजेस में सैम्पलिंग कर रहे हैं। से फॉर एग्जांपल आपका से स्टडी यूनिट है, स्टडी क्वेश्चन है कि you want to know the household water supplies or the condition of the electricity worldwide. So अब आपने क्या करना है, मल्टी स्टेज सैम्पलिंग के अंदर से आपके 7 कॉन्टिनेंट्स है, तो 7 कॉन्टिनेंट्स में आपने कंप्यूटर के ऊपर बैठ के रैंडमली से 1 कॉन्टिनेंट आप सिलेक्ट करते हैं, आप से वो एशिया निकल आता है। विद इन एशिया अगेन आप जो डिफरेंट एशिया की रीजन्स हैं उनको इन्यूमरेट करके सैंपल करते हैं, आपका साउथ एशिया निकल आता है। से विद इन साउथ एशिया there are different 7 countries, Bangladesh, Bhutan, Pakistan, India, Maldives and Sri Lanka. फिर उसको आप randomly select करते हैं, say you have to sample 2 countries, और randomly वो बांग्लादेश आ जाता है और पाकिस्तान आ जाता है। Within the Bangladesh then you have to select 2 cities, say आप फिर रैंडमली सिलेक्ट करें, चिटागोंग और ढाका निकल आता है, और पाकिस्तान में से रैंडमली जब आप सारे सिटीज को इन्यूमरेट करके लॉटरी मेथड से निकालते हैं तो इस्लामाबाद और कराची से आ जाता है। सो नाउ यू हैव गॉट 4 cities, 4 cities के अंदर एडमिनिस्ट्रेटिव जोन्स, डिफरेंट एडमिनिस्ट्रेटिव जोन्स होंगे, उन एडमिनिस्ट्रेटिव जोन्स में से आप रैंडमली सेलेक्ट करते हैं। से फॉर एग्जांपल हर सिटी के अंदर से आपने 2 एडमिनिस्ट्रेटिव जोन सेलेक्ट करने हैं, एंड विद इन ईच एडमिनिस्ट्रेटिव जोन्स यू इन्यूमरेट या लिस्टिंग आप लेते हैं कि वहाँ पे कितने हाउस होल्ड यूनिट्स हैं, और उन हाउस होल्ड यूनिट्स में अकॉर्डिंग टू योर सैम्पल साइज के आपने कितने हेड ऑफ द हाउस होल्ड से इंटरव्यू करना है। से फॉर एग्जांपल आपका सैम्पल साइज 1000 लोग होता है तो है ये 1000 हाउस होल्ड हेड ऑफ द हाउस होल्ड्स हैं, तो विद इन दीज हाउस होल्ड्स जो ये 4 सिटीज में है और पर्टिकुलर एडमिनिस्ट्रेटिव जोन्स में है, आप उसको इक्वली डिवाइड करते हैं और हेड ऑफ द हाउस होल्ड से आप इंटरव्यू करते हैं। सो दिस इज द मल्टी स्टेज सैम्पलिंग। आप डिफरेंट स्टेजेस में सैम्पलिंग कर रहे होते हैं। आप से स्टार्टिंग फ्रॉम द कॉन्टिनेंट्स आपने सबको इक्वल चांस दिया टू बी सिलेक्टेड इन द सैंपल, बट so in by definition this is a probability sampling method और उसी में उसी की टाइप है ये, लेकिन से फॉर एग्जांपल इसमें ओमिशन का चांस ज्यादा होता है, क्योंकि अगर कोई चीज वर्ल्ड वाइड है और सारे कॉन्टिनेंट में आपने देखनी है तो सिंपली बाय चांस भी ये हो सकता है कि आप एक कॉन्टिनेंट जो आ जाए वो रिप्रेजेंट ना करे बाकी कॉन्टिनेंट्स में जो एक्चुअल सिचुएशन या कंडीशन है। सो although multi-stage sampling is again a probability sampling method, but it is less robust than the other methods. This is again the example of a multi-stage sampling. Say for example के शंघाई चाइना में
आपने एक सिटी सिलेक्ट की या एडमिनिस्ट्रेटिव जोन, वहां पे फिर रैंडम सैम्पलिंग से 3 दूसरे एडमिनिस्ट्रेटिव जोन्स आपने सिलेक्ट किए। विद इन ईच एडमिनिस्ट्रेटिव जोन आप टाउन्स को रैंडमली सिलेक्ट करते हैं हर डिस्ट्रिक्ट में से, और फिर हर डिस्ट्रिक्ट में से जो रेजिडेंशियल एरियाज हैं उनको रैंडमली सिलेक्ट किया जाता है। कोई भी अगर कोई रिसर्च क्वेश्चन उससे परटेन करता है तो फिर वहां से डेटा कलेक्ट किया जाता है। सो अगेन स्टेजेस में सैम्पलिंग हो रही है, एंड विद इन ईच स्टेज आप रैंडम सैम्पलिंग भी चूज कर सकते हैं, स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग भी या सिस्टमैटिक सैम्पलिंग भी यूज कर सकते हैं। सो नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग क्या होती है? अगेन to repeat, non-probability sampling techniques are those in which all the study units do not have an equal chance of being included in the sample. ये 4 तरीकों की होती है: convenience sampling, judgmental sampling, quota sampling and snowball sampling. Convenience sampling क्या होती है? At your convenience, researcher जो है उस population में जो ये समझता है कि उसको आसानी से लोग मिल जाएंगे जिनको वो इंटरव्यू कर सके या डेटा जिनसे कलेक्ट कर सके थ्रू क्वेश्चनर या कोई और डेटा कलेक्शन टेक्निक के थ्रू, वो उनसे सैंपल कलेक्ट कर लेता है और सबका इक्वल चांस नहीं होता टू बी इंक्लूडेड इन द सैंपल। से फॉर एग्जांपल आपने आपका रिसर्च क्वेश्चन है रिगार्डिंग पेशेंट सेटिस्फैक्शन, और आपने देखना है कि क्लिनिक्स में वेटिंग टाइम कितना होता है, तो आप वैसे ही जाके अपनी कन्वीनियंस के मुताबिक किसी नज़दीक तरीन क्लिनिक में बैठ जाएं और वहां से डेटा कलेक्ट, पेशेंट से इंटरव्यू करें और डेटा कलेक्ट करें। लेकिन ज़रूरी नहीं कि वो जो डेटा है वो उसको आप जनरलाइज कर सकें बाकी सारी क्लिनिक्स में। जो पेशेंट्स आ रहे हैं वहां पे क्या वेटिंग टाइम है और पेशेंट्स कितने सेटिस्फाइड है, राइट? सो अपनी कन्वीनियंस से कोई सैंपल उठा लेने का मतलब ये है कि आपने सारी पॉपुलेशन का जो टारगेट पॉपुलेशन थी उसको इक्वल चांस नहीं दिया टू बी इंक्लूडेड इन द सैंपल, सो इट इज नॉट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द टोटल टारगेट पॉपुलेशन। Convenience sampling के examples क्या हैं? For example, it may be convenient and economical to sample employees in companies in a nearby area, sample from a pool of friends and neighbors. आपने कोई data collect करना है, आपने अपने friends से data collect कर लिया, या for your own convenience आपने अपने neighborhood से data collect कर लिया, तो वो ये जो लोग हैं वो सारे के सारे जो नेबरहुड्स हैं उनको नहीं रिप्रेजेंट कर रहे होंगे। उसी तरह the person on the street interview conducted by TV programs is another example. TV interviewers go on the street with camera and microphone to talk to few people who are convenient to interview. यानी malls intercepts के ऊपर जो इंटरव्यूअर्स हैं वो किसी प्रोडक्ट के बारे में अगर इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं तो वो इंफॉर्मेशन जरूरी नहीं है कि रियल पिक्चर पेश करे जो बाकी पॉपुलेशन के व्यूज या उनसे आप डेटा कलेक्ट कर सकते हैं। से फॉर एग्जांपल अगर आप मॉल इंटरसेप्ट्स के ऊपर खड़े हैं और डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, इंटरव्यू कर रहे हैं जहाँ पे फुटफॉल ज्यादा होता है, तो फिर आप ओमिट कर रहे हैं अपने सैंपल में से होम मेकर्स को या वो लोग जो रूरल एरियाज में रहते हैं लेकिन वो टीवी देखते हैं। सो योर सैंपल वुड बी नॉट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पॉपुलेशन जो आपकी टारगेट पॉपुलेशन है, राइट? सो दिस इज द कन्वीनियंस सैम्पलिंग मेथड। Quota sampling क्या होती है? Quota sampling has been described as the non-probability equivalent of stratified sampling. Like a stratified sample, a quota sample strives to represent significant characteristics of the wider population. Unlike stratified sampling, it sets out to represent these in the proportions in which
they can be found in the wider population, right? Quota sampling simply आप different quotas assign कर देते हैं population को according to your study question. Say for example, अगर आपका एक research question है pertaining to working women जिनमें आपने data collect करना है, तो जो population में उनकी proportion है, say for example, उसी proportion को आप अपने sample में डिफाइन करते हैं या प्रोजेक्ट करते हैं. से फॉर एग्जांपल अगर पॉपुलेशन में विमेन इन पॉलिटिक्स 35% है, विमेन इन टेक्नोलॉजी वर्किंग विमेन 30% है, विमेन इन ऑन कंपनी बोर्ड्स या सीईओज या टॉप पोजीशंस के ऊपर 13.7 है और 3.2% जो है वो हाउसमेट्स हैं. तो फिर अगर से आपका सैंपल 100 लोगों का होगा, 100 वर्किंग वेमेन का, तो सैंपल में भी यही प्रोपोर्शन रिप्रेजेंट होगी, यानी 35 वेमेन आप वो लेंगे जो पॉलिटिक्स में है, 30 वो हैं जो टेक्नोलॉजी में है, इंजीनियर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, एकेडमिक्स हैं, 13 या 14% वो लोग वो वेमेन होंगी जो टॉप नॉच पोजीशंस के ऊपर हैं, और 3 वो वेमेन होंगी जो हाउसमेट्स हैं या कोई और इस किस्म का काम कर रही है, राइट? सो जो पॉपुलेशन में प्रोपोर्शन होती है वही सैंपल में डिपिक्ट की जाती है. और अब यहाँ पे स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग से ये किस तरह डिफरेंट है कि विद इन स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग में तो विद इन ईच स्ट्राटा जो है आप फिर एक सैम्पलिंग मेथड यूज कर रहे थे, रैंडम सैम्पलिंग या स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग या सिस्टमैटिक सैम्पलिंग. जबकि कोटा सैम्पलिंग में फॉर योर कन्वीनियंस आप कोई भी 35 women इन पॉलिटिक्स उनको इंटरव्यू कर सकते हैं अपनी मर्जी से. उसी तरह जो टेक्नोलॉजी में है वो 30 women डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, लॉयर्स जो भी हैं उनको आप टीचर्स उनको इंटरव्यू कर सकते हैं, राइट? सो स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग में डिफरेंट स्ट्राटा हैं. विद इन ईच स्ट्राटम आप एक डिफरेंट प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक यूज करते हैं, और वो इक्वल प्रोपोर्शन सैम्पलिंग भी हो सकती है और प्रोपोर्शनेट भी होती है. जबकि कोटा सैम्पलिंग में अगेन वही कैटेगरीज हैं, आप कोटास डिवाइड कर देते हैं. जो पॉपुलेशन में कोटा होता है रिप्रेजेंट कर रहा होता है, और फिर विद इन ईच कोटा आप जो है इंटरव्यू करते हैं, डेटा कलेक्ट करते हैं एट योर कन्वीनियंस, हूसोएवर इज अवेलेबल उनसे इंटरव्यू कर लेते हैं. Snowball sampling. In snowball sampling, researchers identify a small number of individuals who have the characteristics in which they are interested. These people are then used as informants or respondents to identify or put the researchers in touch with others who qualify for inclusion, and these in turn identify yet others. Hence the term snowball sampling. This method is useful for sampling a population where access is difficult, maybe because it is a sensitive topic or where communication networks are underdeveloped. जिस तरह snowballing होती है, स्नो फाइट में क्या होता है, स्नो बॉल बनाया जाता है, एक को हिट किया जाता है, वो इंडिविजुअल वो स्नो बॉल दूसरे को हिट करता है, एंड उसके बाद वो तीसरे को, सो ऑन एंड सो फॉर्थ. इस तरह स्नो फाइट होती है. तो स्नो बॉल सैम्पलिंग के अंदर क्या होता है कि फर्स्ट यू आइडेंटिफाई वो लोग जो आपका रिसर्च क्वेश्चन है उसके अकॉर्डिंगली, और इन लोगों से फिर आप पूछते हैं कि क्या आप चंद और ऐसे लोगों को जानते हैं जिनसे हम ये इंटरव्यू कंडक्ट कर सकते हैं. यानी जो पहले रिस्पोंडेंट्स होते हैं वो सब्सिक्वेंट रिस्पोंडेंट्स को आइडेंटिफाई करते हैं. से फॉर एग्जांपल आपका रिसर्च क्वेश्चन है
pertaining to homeless people. So first you identify 2 or 3 homeless people, वहां जाते हैं, उनसे डेटा कलेक्ट करते हैं और फिर उनको कहते हैं कि वो आइडेंटिफाई करते हैं कुछ और होमलेस पीपल को जिनको वो जानते हैं, ताकि आप वहां पे जाएं और उनसे डेटा कलेक्ट करें। और फिर जो आपका जो सेकंड स्टेज वाले रिस्पोंडेंट्स हैं वो फर्दर कुछ और लोगों को आइडेंटिफाई कर देते हैं। उसी तरह से फॉर एग्जांपल आपका रिसर्च क्वेश्चन है रिगार्डिंग कोई आप रिसर्च कर रहे हैं कमर्शियल सेक्स वर्कर्स में, सो किसी ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू या किसी कॉन्टैक्ट के थ्रू यू रीच 1 or 2 कमर्शियल सेक्स वर्कर्स, उनसे आप डेटा कलेक्ट करते हैं और फिर उन्हीं को कहते हैं कि वो आइडेंटिफाई कर लें 2 या 3 और कमर्शियल सेक्स वर्कर्स को, वहां जाते हैं, उनसे डेटा कलेक्ट करते हैं और फिर उनकी इंफॉर्मेशन पे फर्दर आप अपने सैंपल को इंक्रीज करते जाते हैं। या से फॉर एग्जांपल ड्रग एडिक्ट्स हैं, आपने उनसे सैंपल कलेक्ट करना है तो आपके पास एक पूल ऑलरेडी मौजूद नहीं होता, तो अगेन यू आइडेंटिफाई सर्टेन पीपल के जो एडिक्शन ड्रग एडिक्शन में उनसे डेटा कलेक्ट किया और फिर सब्सिक्वेंटली उनकी इंफॉर्मेशन के ऊपर कुछ लोग और आइडेंटिफाई हुए, उनसे जाके डेटा कलेक्ट किया जाता है। अगेन से फॉर एग्जांपल फॉर आपका कोई रिसर्च क्वेश्चन है रिलेटिंग टू ऑटिज्म इन चिल्ड्रन, आप एक ऑर्गेनाइजेशन में गए और जो डिसेबल्ड इंडिविजुअल्स को डील करता है उस ऑर्गेनाइजेशन में आपने इंफॉर्मेशन ली और कुछ मदर्स को आइडेंटिफाई किया जिनके बच्चे ऑटिस्टिक हैं, आप वहां जाके उन मदर्स से इंटरव्यू किया। उसके बाद उन मदर्स को कहा कि जी क्या आप कुछ और मदर्स को आइडेंटिफाई कर सकती हैं विद द सेम प्रॉब्लम जिनके बच्चों में यही डिसेबिलिटी है। फिर आप वहां पे गए और उन मदर्स को जाके इंटरव्यू किया और इस तरह आप अपना सैंपल को कंप्लीट करते हैं। सो दिस इज द स्नोबॉल सैम्पलिंग फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन। आइडेंटिफिकेशन होती है और इंटरव्यूज कंडक्ट किए जाते हैं। Purposive sample. In purposive sampling, researchers handpick the cases to be included in the sample on the basis of their own judgment of the particular characteristics being sought. In this way, they build up a sample that is satisfactory to their specific need. For example, a group of principals and senior managers of secondary schools is chosen as a research in studying the incidence of stress among senior managers, right? इसमें जो रिसर्च है उसकी अपनी डिस्क्रिप्शन के ऊपर है कि वो क्या समझता है कि कौन से लोग हैं जो उसको सबसे ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव इंफॉर्मेशन डेटा प्रोवाइड करेंगे, तो वो खुद ही डिसाइड करता है कि उसने किन लोगों से इंटरव्यू करना है या डेटा कलेक्ट करना है, राइट, थ्रू इंटरव्यूज और क्वेश्चनर और फोकस ग्रुप डिस्कशन। सो वो खुद ही अपनी आइडेंटिफाई करता है लोगों को से। इस एग्जाम्पल में कि सम रिसर्च रिलेटेड टू स्ट्रेस, तो सीनियर प्रिंसिपल या सीनियर मैनेजर्स के ग्रुप को आइडेंटिफाई किया और से डेटा ले लिया। से दूसरा पर्पसिव सैंपल ये भी हो सकता है कि से अगर ये देखना है कि ब्रेक डाउन इन मेडिकल स्टूडेंट्स स्ट्रेस की वजह से, तो आप कोई भी मेडिकल स्टूडेंट्स जो हैं रिसर्चर खुद अपनी मर्जी से उनसे इंटरव्यू कर ले कि स्ट्रेस की वजह से किस तरह की प्रॉब्लम्स, एंजाइटी एंड डिप्रेसिव प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं। सो पर्पसिव सैंपल का मतलब ये होता है कि रिसर्चर की अपनी मर्जी होती है कि वो किन लोगों से डेटा कलेक्ट करना चाहता है। सो दिस इज अ नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड। सैंपल साइज को डिटरमिन कैसे करते हैं? सैंपल साइज इज अ फंक्शन ऑफ इफेक्ट साइज, अल्फा लेवल सेट फॉर द स्टडी बाय द रिसर्चर, स्टैटिस्टिकल पावर ऑफ द स्टडी
ये बेसिकली मैथमेटिकल स्टैटिस्टिकल कैलकुलेशंस हैं कि अल्फा लेवल आप क्या सेट करेंगे, स्टैटिस्टिकल पावर आपकी स्टडी क्या होनी चाहिए, और इफेक्ट साइज कितना आप एस्टिमेट लगा रहे हैं कि कितना इफेक्ट होना चाहिए बिटवीन द टू ग्रुप्स, यानी दो ग्रुप्स, एक से फॉर एग्जांपल एक्सपेरिमेंटल ग्रुप है और आपका एक कंट्रोल ग्रुप है और आप किसी स्टडी कर रहे हैं, तो उन दोनों ग्रुप्स के दरमियान में जो डिफरेंस है वो कितना प्रोनाउंस्ड डिफरेंस होना चाहिए. सो दीज आर ऑल स्टैटिस्टिकल कैलकुलेशंस. जब बायोस्टैट्स हम पढ़ेंगे तो सैंपल साइज डिटर्मिनेशन के ऊपर दोबारा ये सारी चीजें एड्रेस होंगी. रूल ऑफ थंब क्या है? रियलिस्टिकली sample size calculation depends upon resources and logistically. Therefore, the eventual sample size is usually a compromise between what is desirable and what is feasible. आप कैलकुलेशंस के जरिए एक डिजायरेबल सैंपल साइज जो है वो डिटरमिन तो कर लेते हैं बेस्ड ऑन द फिक्स साइज, द अल्फा लेवल एंड द स्टैटिस्टिकल पावर ऑफ द स्टडी. लेकिन इन रियलिटी सैंपल साइज डिपेंड करता है कि आप लॉजिस्टिकली कन्वीनियंटली किस तरह सैंपल से डेटा कलेक्ट कर सकते हैं, आपके पास अवेलेबल रिसोर्सेस क्या हैं, बोथ मैन मनी एंड मटेरियल, ताकि आप वो आसानी के साथ रियलिस्टिकली उस सैंपल को कलेक्ट कर सकें. तो ये भी देखना होता है जब आप साइज ऑफ द सैंपल डिटरमिन करें. What is external validity? The degree to which the conclusions in our study would hold for other persons in other places and at other times. External validity का मतलब ये है कि क्या हम ये अपनी स्टडी के जो रिजल्ट्स हैं वो दूसरी पॉपुलेशंस के ऊपर, दूसरी जगह के ऊपर जो स्टडी हुई है डिफरेंट टाइम पीरियड्स में, उनके ऊपर एक्सट्रैपोलेट कर सकते हैं या नहीं कर सकते. How do we strengthen external validity? Use probability sampling technique for selection for the population of interest. यानी अगर आपका सैंपल साइज एडिक्वेट होता है और आपकी जो सैम्पलिंग टेक्निक होती है वो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक होती है, मीनिंग दैट एवरीबडी इन द टारगेट पॉपुलेशन हैज एन इक्वल चांस ऑफ बीइंग इंक्लूडेड इन द सैंपल. तो आपका जो स्टडी होती है वो इंटरनली तो वैलिड होती है, यानी उस पर्टिकुलर पॉपुलेशन के लिए तो वैलिड होती है, लेकिन ज्यादा चांसेस उसके बढ़ जाते हैं कि वो एक्सटर्नली भी वैलिड हो, यानी और पॉपुलेशंस में भी वैलिड हो इन डिफरेंट टाइम पीरियड्स. Again, to strengthen or improve external validity, replicate your study with a different sample in a different place, in a different time, and with a different methodology. क्योंकि होता ये है कि जब आपकी अपनी जो स्टडी है उसमें से फॉर एग्जांपल आपका सैंपल साइज एडिक्वेट है और आपने प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक यूज की और सैम्पलिंग एरर्स को मिनिमाइज कर दिया, तो जो आपके रिजल्ट्स हैं उनको आप एक्सट्रैपोलेट कर सकते हैं ओवर योर ओन टारगेट पॉपुलेशन. लेकिन जैसे जैसे आप आउटवर्ड्स मूव करते हैं, मीनिंग के जी के अगर ये डिफरेंट इंडिविजुअल्स होते हैं, डिफरेंट ज्योग्राफिकल एरियाज में होते हैं, डिफरेंट टाइम पीरियड्स डिफरेंट होते हैं, डिफरेंट आपकी सेटिंग्स होती हैं, जैसे मेथोडोलॉजीज डिफरेंट होती हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि जो आपके स्टडी के जो रिजल्ट्स हैं जो आपकी अपनी पॉपुलेशन के ऊपर वैलिड हैं, इंटरनली वैलिड हैं, वो दूसरी पॉपुलेशंस के ऊपर भी वैलिड हो जाए. राइट. सो अगर आप एक्सटर्नल वैलिडिटी को इम्प्रूव करना चाहते हैं तो फिर अपनी ही स्टडी को डिफरेंट पीरियड डिफरेंट टाइम पीरियड्स में करें. से अगर आज 2021 में एक स्टडी होती है तो दोबारा उस स्टडी को से 2022 में करें.
डिफरेंट प्लेस पे करें। से फॉर एग्जांपल अगर आज ये स्टडी लाहौर में हो रही है तो कल ये स्टडी एम्स्टरडेम में करें, डिफरेंट पीपल में करें। अगेन जब आप कंट्री को चेंज करेंगे तो पीपल ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएंगे, और इसको आप डिफरेंट मेथडोलॉजीज यानी आप सैम्पल साइज डिफरेंट करें, आप रिसर्च डिजाइन को डिफरेंट करें। अगर पहले आपकी स्टडी डिस्क्रिप्टिव थी तो फिर आप उसको ऑब्जर्वेशनल या एक्सपेरिमेंटल स्टडी डिजाइन में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो जितनी दफा आप रिपीट करेंगे डिफरेंट सेटिंग्स में, पॉपुलेशंस में, प्लेसेस में और डिफरेंट टाइम्स के ऊपर, उतना ज्यादा आपके जो रिजल्ट्स हैं वो वैलिड होते हैं, एक्सटर्नली वैलिड। एरर्स इन सैम्पलिंग क्या होती है या सर्वे? सबसे पहले तो होता है एक रैंडम चांस सैम्पलिंग एरर, when the sample selected does not represent the population due to chance alone, meaning that कि जब भी आप population में से एक sample उठाते हैं, no matter what कि कितना बड़ा sample size हो आपका, कितना adequate sample हो, या आप probability sampling technique यूज करे होंगे, हमेशा ये चांस होगा कि जो सैंपल है वो रिप्रेजेंटेटिव ना हो ऑफ द एंटायर पॉपुलेशन ड्यू टू चांस अलोन, राइट? सो दिस इज कॉल्ड रैंडम एरर, चांस एरर और सैम्पलिंग एरर, जो हर सैंपल में हमेशा मौजूद होता है, नो मैटर व्हाट। कुछ मैन मेड एरर्स भी होते हैं जो नॉन सैम्पलिंग एरर्स होते हैं, यानी वो सैंपल की वजह से नहीं होते बल्कि ह्यूमन एरर होता है, जिसको बाइस भी कहा जाता है, नॉन रैंडम एरर्स, सिस्टमैटिक एरर या मैन मेड एरर्स। ये सारे जो वोकैबुलरी है ये इंटरचेंजेबली यूज होती है, तो कीप इन माइंड कि जी नॉन सैम्पलिंग एरर्स का मतलब है कि बाइस, स्टडी बाइस, नॉन रैंडम एरर, सिस्टमैटिक एरर या मैन मेड एरर। दिस इज नॉट ड्यू टू सैंपल साइज, इसका अगेन सैंपल साइज से कोई ताल्लुक नहीं है। टाइप्स क्या होते हैं? नॉन रिस्पॉन्स एरर एंड रिस्पॉन्स और डेटा एरर। A non-response error occurs when all or some sample units respondents do not respond. If non-respondents are similar to respondents in variable of interest, then there is no non-response error. Say for example, आपका एक रिसर्च क्वेश्चन है रिगार्डिंग द बेनिफिट्स ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग या एटीट्यूड्स टुवर्ड्स ब्रेस्ट फीडिंग, और आप एक कम्युनिटी में जाते हैं और वहाँ से आपने हाउस होल्ड्स को सिलेक्ट करते हैं, और से इवन आप प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड को यूज करते हैं कि ईच हाउस होल्ड को आप नंबर करते हैं और रैंडमली सैंपल उठाते हैं। जब कुछ हाउस होल्ड्स के अंदर आप जाते हैं वहाँ के मैरिड वेमेन को इंटरव्यू करने के लिए, तो से कुछ हाउस होल्ड्स आपको लॉक्ड मिलते हैं या वो मैरिड वेमेन अवेलेबल नहीं होती क्योंकि वो वर्किंग वेमेन होती हैं। अब क्योंकि आपने उनसे इंटरव्यू नहीं किया या डेटा कलेक्ट नहीं किया, तो ये आपके सैंपल में मिसिंग डेटा है, मीनिंग दैट कि अगर वो वर्किंग वुमेन हो सकता है उनके एटीट्यूड्स डिफरेंट हो रिगार्डिंग ब्रेस्ट फीडिंग एज कम्पेयर टू होम मेकर्स या हाउसवाइफ्स जो हैं, उनके एटीट्यूड्स या उनकी प्रैक्टिसेस डिफरेंट हो। अब तो अगर से फॉर एग्जांपल जो अनअवेलेबल आपके रिस्पोंडेंट्स थे उनके एटीट्यूड्स बिल्कुल सिमिलर बाय चांस टू द होम मेकर्स, तो उसका मतलब ये है कि आपका नॉन रिस्पॉन्स एरर नहीं होगा सैंपल में। लेकिन ज़्यादा इम्कान ये है कि वो जो वर्किंग वेमेन है उनके एटीट्यूड्स, प्रैक्टिसेस एंड मे बी नॉलेज, जो भी आपका रिसर्च क्वेश्चन है वो डिफरेंट है फ्रॉम द होम मेकर्स और हाउसवाइफ्स रिगार्डिंग ब्रेस्ट फीडिंग। तो क्योंकि उनसे आपने इंफॉर्मेशन कलेक्ट नहीं की, डेटा कलेक्ट नहीं किया, तो इसका मतलब ये है कि आपका जो स्टडी है उसमें नॉन रिस्पॉन्स एरर आ गया।
say due to error due to non-responsiveness of the sampling units, right? A response or data error is any systematic bias that occurs during data collection, analysis or interpretation. यानी ये एक human error है during, चाहे वो data collection में हो, data analysis में हो या interpretation में हो, human factor की वजह से अगर error आता है तो उसको response और data error कहा जाता है। इसकी डिफरेंट टाइप्स है, इंटरव्यूई रिस्पोंडेंट एरर। फॉर एग्जांपल आप इंटरव्यू कर रहे हैं लेकिन क्योंकि रिस्पोंडेंट या इंटरव्यूई आपको रियल पिक्चर नहीं बताना चाहते, वो झूठ भी बोल सकते हैं, हो सकता है उनका कोई रिकॉल की प्रॉब्लम हो, वो सही से किसी इवेंट को रिकॉल ना कर रहे हो या वो विथहोल्ड करना चाहते हैं इंफॉर्मेशन, तो वो बड़ी आसानी से आपको गलत बयानी कर सकते हैं और रॉन्ग पिक्चर प्रोवाइड कर सकते हैं। इंटरव्यूअर बायस का मतलब ये है कि जब इंटरव्यूअर है, से फॉर एग्जांपल उसके अपने जहन में ये है कि जी एक रिसर्च क्वेश्चन है, से फॉर एग्जांपल स्मोकिंग के बारे में, और अगर इंटरव्यूअर खुद स्मोकर है और वो ये समझता है कि स्मोकिंग का कोई बैड इफेक्ट नहीं है, तो फिर वो इस तरह के लीडिंग क्वेश्चंस कर सकता है रिस्पोंडेंट से कि उनका जो रिस्पॉन्स आए वो बायस्ड है, बायस्ड हो। से फॉर एग्जांपल वो ये कह सकता है कि क्या वाकई आप ये समझते हैं कि स्मोकिंग इज डेट्रीमेंटल फॉर हेल्थ, समथिंग लाइक दैट। तो अगर इंटरव्यूई ये पिक कर ले कि इंटरव्यूअर ये चाहता है कि उसको एक पॉजिटिव आंसर दिया जाए, तो हो सकता है वो अपनी पर्सनल जो एटीट्यूड या प्रैक्टिसेस है उसको या तो छुपा ले या इनहेंस करके बताए। उसी तरह रिकॉर्डिंग मेजरमेंट एरर है, आपका बीपी एपरेटस आप ऑब्जर्वेशन लेना चाहते हैं, रिकॉर्ड करना चाहते हैं, वो वेल कैलिब्रेटेड नहीं है, आपने आपकी जो वेइंग मशीन है जिससे आप वे कर रहे हैं रिस्पोंडेंट्स को, कोई आपकी स्टडीज रिगार्डिंग ओबेसिटी है या कोई न्यूट्रिशन से रिलेटेड है, तो आपका जो वेइंग मशीन है वो वेल कैलिब्रेटेड नहीं है, तो सारे जो आपके मेजरमेंट्स आ रहे हैं वो गलत मेजरमेंट्स आ रहे हैं। उसी तरह आपने हाइट्स मेजर करना है, किसी रिसर्च में डेटा कलेक्ट करना है और आपने कहा हर एक की हाइट्स मेजर कर रहे हैं विद देयर शूज ऑन, तो किसी की हाई हील्स हैं, किसी की बिल्कुल हील नहीं है, किसी की छोटी हील है, तो जितनी भी आप हाइट्स मेजर करें वो रॉन्ग डेटा आएगा। देन पुअरली डिजाइन क्वेश्चनेज आपने इस तरह डिजाइन किए हैं कि वो क्लियर कट क्वेश्चंस नहीं है, मीनिंग दैट के कॉम्प्लिकेटेड हैं, लैंग्वेज की प्रॉब्लम है, रिस्पोंडेंट्स को समझ नहीं आ रहा कि आप उनसे क्या चाहते हैं, एग्जैक्टली फिर जो रियल पिक्चर है वो नहीं सामने आएगी। नेमेंस बायस होता है केस, फॉर एग्जांपल एक प्रेवलेंस सर्वे है, क्रॉस सेक्शनल सर्वे है जिसमें आप डेटा जाके कलेक्ट कर रहे हैं रिगार्डिंग द प्रेवलेंस ऑफ कॉमन फ्लू इन द कम्युनिटी, तो जितनी भी एक्यूट इलनेसेस हैं जो सेल्फ लिमिटिंग होती हैं या शॉर्ट लिव्ड होती हैं, या वो डिसीजेस जो जिनका एकदम बहुत फेटल आउटकम होता है, वो निकल जाएंगी आपके न्यूमरेटर में से फॉर एग्जांपल आपने पॉइंट इन टाइम प्रेवलेंस सर्वे किया एक कम्युनिटी में जाके रिगार्डिंग कॉमन फ्लू, तो वो सारे लोग जिनको एक दिन पहले तक फ्लू था लेकिन वो ठीक हो गए, वो आपके न्यूमरेटर में नहीं आएंगे, राइट? या वो जो उसी तरह जो है आपने अगर नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक यूज की, कन्वीनियंस सैम्पलिंग, कोटा सैम्पलिंग, स्नोबॉल सैम्पलिंग या
जजमेंटल पर्पसेस सैम्पलिंग, तो काफ़ी चांसेस होते हैं कि जो डेटा है उसमें एरर आ रहा हो क्योंकि वो रिप्रेजेंट नहीं कर रहा टू द होल पॉपुलेशन। देन देयर इज टार्मिक बायस। टार्मिक बायस का ये होता है कि ज्योग्राफिकली इनएक्सेसिबल प्लेसेस में अगर आप डेटा कलेक्ट करने के लिए जा रहे होते हैं तो वो क्योंकि डिफिकल्ट होता है, तो यूजली डेटा कलेक्टर्स क्या करते हैं कि जो कन्वीनियंट प्लेसेस हैं वहाँ से डेटा कलेक्ट कर लेते हैं, से जहाँ पे आसानी से चल के जाया जा सकता हो, जहाँ पे किसी कार या बस की ज़रूरत ना मौजूद हो। तो इनएक्सेसिबल प्लेसेस में जाने के बजाय डेटा कलेक्ट कर लिया जाता है आसपास की जगहों से। सो दिस इज टार्मिक बायस। सीजनल बायस का मतलब ये है कि से कुछ ऐसी कंडीशंस होती हैं जो सीजनल होती हैं, से फॉर एग्जांपल बर्ड फ्लू है या फ्लू है जो विंटर सीजन्स में ज़्यादा होता है। अगर आप डेटा उसके ऊपर कलेक्ट कर रहे हैं तो और एक आप पर्टिकुलर सीजन में जाके कर लेते हैं, से फॉर एग्जांपल आप समर्स में डेटा कलेक्ट करेंगे तो वो ट्रू पिक्चर नहीं आएगी। तो ये सीजनल बायस है कि सारे सीजन्स में फिर डेटा को कलेक्ट होना चाहिए ताकि करेक्ट इंफॉर्मेशन आपके पास आ सके। सो दीज आर ऑल मैन मेड and human errors. So this is all for today. Thank you.